हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 जो है कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 16 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। और आज हम लोग करेंगे 17th चैप्टर, जिसका नाम है कंजंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैंने आपको बताया था अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस बुक को करने के बाद आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंग्लिश बोलने में। आप क्योंकि जब तक आपको ग्रामर ही नहीं आएगी आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा इंग्लिश बोलने में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर रहेगा बट हम इसको जल्दी से फिनिश कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग कंजंक्शन होता क्या है, ठीक है। कंजंक्शन वह शब्द या वह समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों यानी कि वर्ड्स को, शब्दों के समूह को या क्लॉजेस को, वाक्यों को जोड़ता है। बेसिकली कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो या तो वो किसी शब्दों को जोड़ेगा, या तो शब्दों को जोड़ेगा, या वो सेंटेंस को जोड़ेगा, या फिर फ्रेजेस को जोड़ेगा, या फिर क्लाउज को जोड़ेगा, क्लाउजेस को जोड़ेगा। मतलब इसका काम ही क्या होता है, जोड़ना। कंजंक्शन का मतलब ही क्या है, जोड़ना, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। देखो, जैसे राम एंड श्याम विल कम। अब देखो, राम एंड श्याम क्या है, दो नाउन हैं, दो शब्द हैं। नाउन को हम शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो वर्ड्स हैं, इनको क्या जोड़ रहा है, ये कौन जोड़ रहा है, एंड। तो एंड क्या है, हमारा कंजंक्शन। तो एंड हमारा कंजंक्शन है। तो यहाँ पे कंजंक्शन का काम क्या कर रहा है, एंड, यानी कि दो नाउन्स को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये क्या है, फ्रेजेस हैं, ये दो फ्रेजेस हैं, आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है, ठीक है। देखो इसमें क्या, हालांकि आपको आप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सेंटेंस है ये, राम एंड श्याम विल कम, राम और श्याम जो है आएंगे। दूसरा क्या है, पीपल्स इग्नोरेंस, लोगों की इग्नोरेंस, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, ये दो इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये बात की जा रही है इसमें। शी सैड दैट शी वुड कम। देखो दैट भी क्या, किसका काम कर रहा है आपका, ये दोनों क्लाउजेज हैं, शी दैट शी वुड कम। तो दैट भी आपका क्या करता है, कंजंक्शन का काम करता है। ये जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को, यहाँ पर दो क्लाउजेज को जोड़ रहा है एक्चुअली ये, ठीक है। उसने कहा कि वह आएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। यह वाक्य वन में एंड दो शब्दों राम एंड श्याम को जोड़ता है, ठीक है। वाक्य 2 में एंड दो समूहों को, पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जोड़ता है, तथा वाक्य 3 में दैट दो वाक्यों शी सैड एंड और शी वुड कम को जोड़ता है। तो आप समझ गए होंगे इसको। एंड और दैट किसका काम कर रहे हैं, कंजंक्शन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं सम कॉमन कंजंक्शन। अब इसमें यहाँ बताया हुआ है कि कुछ कॉमन कंजंक्शंस हैं, उनके मतलब भी बताए हुए हैं हिंदी में आपको, और सम कॉमन कंजंक्शन, यहाँ मतलब वही सेम चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सारे जो है कॉमन कंजंक्शंस हैं और इनका हिंदी में मतलब बताया गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको, एग्ज़ाम में कई बार पता है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, कंजंक्शन है या फिर आपका प्रेपोजिशन है, क्या है, ठीक है। देखो ये नॉलेज होनी ज़रूरी है। देखो एंड का मतलब आपको सभी को पता होगा, और दूसरा है बोथ एंड मतलब दोनों और, ठीक है। तो ये भी कंजंक्शन है, बोथ एंड, बोथ के साथ एंड का यूज़ हो सकता है, वो आगे हम एग्जांपल्स में देख लेंगे। अदरवाइज और या एल्स, नहीं तो या। तो और का हम यूज़ किस लिए करते हैं, या के लिए करते हैं, अदरवाइज नहीं तो के लिए करते हैं, एल्स या के लिए करते हैं, ठीक है। टू इतना की, तो टू अब हम आगे इन सब का यूज़ देखेंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सिर्फ आपको पता लगाना है कि ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए, ये सभी कंजंक्शंस हैं, बस इतनी सी बात है। देयर फॉर हैंस, कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब होता है अतः, इसलिए, ठीक है। ऐसे ही एज इतना जितना, सो एज सो, जैसा वैसा, बट परंतु, लेकिन के लिए, ये तो सिंपल है। सो दैट का मतलब है इतना कि, चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। सो दैट का मतलब है इतना कि। सो एज का मतलब है इतना जितना। वेदर और का मतलब है या,
एज सून एज का जैसे ही वैसे ही। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है ना ही सिर्फ बल्कि। मतलब इसने ये बताया कि किस टाइप के सेंटेंसेस, इनका क्या मतलब निकलता है जब सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। वाइल के दौरान, एज वेल एज के साथ ही, यहाँ भी देख लेते हैं। एज तो देख लिया इतना जितना, एज सो जैसा वैसा, बट देख लिया हमने। नो सूनर देन जैसे ही वैसे ही। स्कार्सली वैन, देखो याद रखना है नो सूनर के साथ देन यूज़ होता है, स्कार्सली के साथ वैन यूज़ होता है, और हार्डली के साथ भी वैन यूज़ होता है। इनका मतलब आप सामने देख सकते हो, ठीक है, मुश्किल से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेयर। वेयर तो आपको पता है जहाँ या वहाँ के लिए लगाते हैं। व्हेन जब या तब के लिए लगाते हैं। अनटिल अनलेस तब तक जब तक के लिए लगाते हैं। बिकॉज क्योंकि के लिए लगाते हैं। एज हम लगाते हैं क्योंकि या फिर इसलिए, दो चीज़ों के लिए हम लगाते हैं। सच दैट हम लगाते हैं, सच मतलब इतना, दैट मतलब की। तो बेसिकली मतलब आपको इनका मतलब पता होना चाहिए हिंदी में। थोड़ा सा आपको बस दिमाग में से ये नज़रों के सामने से ये चीज़ें निकालनी है, आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या दे दिया है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वाइल के दौरान, एज वेल एज के साथ ही, सो हैंस इसलिए, ईदर और या तो या नीदर नॉर ना तो ना, ठीक है। आप इनका यूज़ अभी अभी देखोगे ना एग्जाम्पल के साथ तो समझ जाओगे कहाँ होता है। अभी देखो थोड़े से और हैं, ये भी देख लो, बस आपकी ना आंखों के सामने से निकल जाए कि हाँ ये भी होते हैं कंजंक्शंस। प्रोवाइडेड बशर्ते। दो येट, दो मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, फिर भी। येट मतलब होता है फिर भी, तथापि। वेयर एज जबकि, एज दो मानो। लेस्ट यू शुड, लेस्ट शुड ऐसा ना हो कि वरना, ठीक है। लेस्ट शुड का होता है कि ऐसा ना हो कि वरना। इफ़ यदि, एज इफ़ मानो कि, बोलते हैं ना ये तो ऐसा प्रटेंड कर रही है एज इफ शी इज़ अ मॉडल, ठीक है। वो एक ऐसा प्रटेंड करे जैसे कि वो मॉडल हो, ठीक है। हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वर्ड कंजंक्शन। ऑल दो येट, यद्यपि, फिर भी, तथापि। देखो येट का यूज़ कहाँ होता है, जब हम बोलते हैं फिर भी। नेवरदलेस के बावजूद, ठीक है, या इसकी जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो नेवरदलेस हम कब यूज़ करते हैं, इन के बावजूद जब यूज़ करना होता है। एज़ फार एज जहाँ तक मुझे पता है। एज़ फार एज आई नो शी इज़ नॉट अ मॉडल, ठीक है। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हो अपने पास। आप तुरंत सेंटेंसेस बनाने की कोशिश किया करो हर सब जो भी आप सीखते हो उस पर, तो जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो देख लेते हैं कौन से होते हैं, नीचे दिए गए हैं। ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी। ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी, उसने नोट्स पढ़े और मुझे रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर एंड आपका कंजंक्शन हो गया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम, वो मुझसे मिलने आया पर मैं घर पर नहीं था या नहीं थी, तो बट आपका कंजंक्शन है। शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड, उसने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी वो फेल हो गई। तो येट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, फिर भी का, यानी कि कंजंक्शन का। ही इज़ फूलिश एंड मिजरली, तो एंड का तो आपको पता ही चल गया होगा, दो कैसे जोड़ता है आपको पता ही है सेंटेंस को, किसी भी चीज़ को। तो ये तो आपका कंजंक्शन ही है, ठीक है। एंड और बट ये तो सिंपल से हैं, आपको पता ही होने चाहिए। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेम रैंक वाले शब्दों को जोड़ते हैं, यानी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से इत्यादि। तो जो आपके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गए ना, ये क्या करते हैं, सेम रैंक वाले सब शब्दों को जोड़ते हैं। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से जोड़ेंगे, एडवर्ब है तो एडवर्ब से। आप ऊपर देख सकते हो आराम से, ठीक है। शी को शी से जोड़ा है, ही को ही से, यहाँ पर आप देख रहे हो। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर जो है ना, मतलब सेम सिचुएशन को जो है वहाँ पर आपको कंपेयर किया गया है। आप सब हाँ ठीक है, आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। आगे देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो को और जंक्शंस इक्वल रैंक को जोड़ता है। जो कोऑर्डिनेटर, मैं इसको कैसे बोलूँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं ना वो इक्वल रैंक को जोड़ते हैं। जैसे कि तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, कंजंक्शंस टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग पढ़ा हमने, और दूसरा कौन सा पढ़ा हमने यहाँ पे, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग में भी चार प्रकार के होते हैं, वो देखते हैं हम कौन से होते हैं। एक तो होते हैं कल्मिनेटिव कंजंक्शन, जिनको संयोजक बोलते हैं, जैसे कि एंड, ऑल्सो, बोथ, बोथ एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन।
मैं आपको बता दूँ, ये बस आपको चीज़ें ना पता होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, आपको शौक है इंग्लिश पढ़ने का, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज़ इन ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि कितने टाइप के हैं, कौन कौन सा है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये कंजंक्शन है, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको अपने आप ही हो जाएगा। आपको अभी ये मत सोचना कि अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा स्टार्टिंग में। फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी ही समझ में आती है। मैं भी आई वॉज वन ऑफ दैम जिसको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आई थी, ठीक है। चलो, इन कंजंक्शंस के द्वारा एक सेंटेंस को एक दूसरे सेंटेंस से, या दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस को, या दो एडजेक्टिव्स इत्यादि को जोड़ा जाता है। आप देख रहे हो इसमें क्या होगा ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, दो नाउन्स को जोड़ेंगे, मतलब सेम चीज़ों को जोड़ेंगे इसमें। देखो, ही इज़ रिच एंड हैप्पी, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। राम एज वेल एज श्याम इज़ कमिंग, इन एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। राम एज वेल एज श्याम दोनों ही क्या है, नाउन है, दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है, इज़ कमिंग। आई होप इतने सिंपल सेंटेंसेस की हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस जो हैं, यानी कि विकल्प, ये विकल्प वाले होते हैं, या तो ये, ना तो ये, ऐसे वाले, जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, एल्स और अदरवाइज। यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। ऑल्टरनेटिव से पता लग रहा होगा विकल्प होता है इसका मतलब। तो दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो चुपचाप बैठ जाओ या फिर चले जाओ। तो इसमें दो में से एक ऑप्शन दिया जा रहा है, ईदर और। ऐसे ही यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, आपको तेज़ दौड़ना चाहिए वरना आपकी जो ट्रेन है वो मिस हो जाएगी, आप ट्रेन मिस कर दोगे वरना। तो दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दो चीज़ें बताई गई हैं, दो केसेस बताए गए हैं, अगर आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ये विकल्प हैं एक तरीके से, एल्स, ठीक है। आपको जो ऊपर शब्द बताए गए याद रखने हैं, और, एल्स, ईदर और। अब है एडवर्जेटिव कंजंक्शंस, यानी कि विरोध दर्शक, जो विरोध बताते हैं। एडवर्ड्स का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, विरोधी। तो एडवर्जेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं ना, जैसे कि बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउ एवर, नेवरदलेस। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं, कंजंक्शंस हैं, ये हैं एडवर्जेटिव, विरोध दर्शक। जैसे कंजंक्शन के द्वारा ऐसे वाक्यों या नाउन्स, प्रोनाउंस इत्यादि को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विपरीत हों। जैसे कि ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, मतलब वो रिच तो है बट खुश नहीं है। तो बट आ गया, स्टिल आ गया, आपको ये शब्द याद रखने हैं। ही इज़ इंडस्ट्रियस स्टिल ही डज़ नॉट गेट गुड मार्क्स, वो मेहनती तो है पर उसको अच्छे, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, वो मेहनती तो है पर वो अच्छे मार्क्स नहीं मिले उसको, ठीक है, ये बोला है इसमें। नेक्स्ट है इलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। ओके, इलेटिव कंजंक्शन ये कौन से होते हैं, परिणाम सूचक, ठीक है। जैसे कि इन कंजंक्शंस के द्वारा ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम हो, ठीक है। मतलब लास्ट में जो दूसरा वाक्य होता है जो जोड़ता है, मतलब जो, जैसे कि ये सो है, इसमें क्या होगा ना, पहला वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है, सिंपल। जैसे कि आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, मतलब वो बीमार था इसलिए वो नहीं आ पाया। जहाँ पर इसलिए आ जाए ना, समझ जाना वो कौन सा है, इलेटिव कंजंक्शन है, परिणाम सूचक है। जैसे कि, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये तो परिणाम सूचक बहुत सिंपल है, ठीक है, इसलिए आ जाएगा यहाँ पे सो। देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब हम देखेंगे सेकंड टाइप। ये कौन से होते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सी सक्सीड, सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, आप सिंपल आप समझ गए होंगे, अगर आप मेहनत करते हो तो आप ज़रूर सक्सेस होगे और सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। और यहाँ पर बोला है सिंस आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाया। तो इसमें क्या है, इफ़ और सिंस क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, पर ये कौन से हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं कैसे होते हैं ये। देखो, इन सेंटेंसेस में इफ़, सिंस के जैसे कंजंक्शंस के द्वारा क्लाउज को दूसरी ऐसी क्लाउज से जोड़ा गया है जिनके बिना वह अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाते। आप समझ रहे हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं इनके बिना क्या होगा ना, इनके बिना अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब दूसरे क्लाउज की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। देखो, एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज के बिना, जैसे देखिए अगर मैं बोल देती सिंस आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी थी, क्या समझोगे आप, कुछ भी नहीं, पूरी सिचुएशन ही नहीं समझोगे, पर हमें पूरा बोलना पड़ेगा, आई कुड नॉट कॉल यू अप, ठीक है, इसलिए मैं नहीं आ पाई।
तो यहाँ पर देखो, जिसके बिना अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती, अर्थात वह उस पूरी तरह से आश्रित है उस पर। यदि इन सेंटेंसेस को क्लाउज में बांटा जाए तो एक पार्ट प्रिंसिपल क्लाउज बनेगा और दूसरी सबऑर्डिनेट यानी कि आश्रित क्लाउज बनेगा। आप देख रहे हो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों बोला जा रहा है इनको, क्योंकि इन जब ये कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, दो क्लाउजेस को जोड़ेंगे, तो उसमें से एक क्लाउज जो होगा वो आपका सबऑर्डिनेट बनेगा, एक प्रिंसिपल बनेगा, आश्रित होगा एक सेंटेंस एक दूसरे पर। ठीक है, तो आई कुड नॉट कॉल यू अब से पहले जो है आप देख रहे हो ये देखो, जिस कंजंक्शन के द्वारा सबऑर्डिनेट क्लाउज बनी हो उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, जिस कंजंक्शन के द्वारा सबऑर्डिनेट क्लाउज बनी हो उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती हैं? जिसमें जो दो क्लाउज होते हैं ना, वो उसमें से एक दूसरे पर पूरी तरीके से आश्रित होता है। हम सिर्फ एक से सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अपने अर्थ के अनुसार निम्नलिखित बात प्रकट करते हैं, जैसे कि टाइम, व्हेन, व्हेनेवर। टाइम में आ जाएंगे व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, जस्ट एज। ठीक है, व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड माई कार। जब मैंने उसे देखा तो मैंने अपनी कार रोक ली। तो ये सभी आपको ना सारे कंजंक्शन याद रखने हैं, यही सारे सबऑर्डिनेटिंग हैं। इसमें क्या होगा ना कि एक जो आपका सेंटेंस है दूसरे पे आश्रित है। एक सेंटेंस से आप किसी को भी अपनी बात नहीं बता सकते। दूसरा, एज सून एज इट रेन्स द फार्मर्स विल सो द सीड्स। ठीक है, जल्द जैसे ही बारिश आएंगी तो जो किसान हैं अपने बीज बोने शुरू कर देंगे। अब देखो प्लेस पे कर लेते हैं। प्लेस में आता है वेयर, वेयर एवर। यहाँ पर हमने टाइम की बात करी, जितने भी हमने ये देखे व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग, तो एज लॉन्ग एज ये सभी जो थे हमारे टाइम पर थे। अब हम देखेंगे प्लेस पर, वेयर और वेयर एवर सॉरी। तो वी फाउंड फ्रॉग्स वेयर वी फाउंड इंसेक्ट्स। जहाँ पर हम वहाँ जहाँ पर हमें इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े मिलते हैं वहाँ पर हमें मेंढक भी मिलते हैं, ऐसा बोला इन्होंने। यहाँ पर कॉज की बात करी, कारण। जब कारण होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस, बिकॉज, एज। ठीक है, शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप। शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप। देखो यहाँ पर ना एक मिस प्रिंटिंग है, शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हर आएगा, क्योंकि यहाँ पे शी की बात हो रही है। ठीक है, बस आप याद रख लेना, शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हर अप। नेक्स्ट है, एज ही इज़ अ माइजर या मिज़र भी बोलते हैं, नो वन लाइक्स हिम, क्योंकि वो एक पनौती है। मिज़र मतलब मान लो एक तरीके से बोल देते हैं ना, मनहूस या पनौती, वही वर्ड होता है ये। इसे कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ये एज, क्योंकि, यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि। कारण के लिए हम एज, बिकॉज और सिंस यूज़ करते हैं। पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट, लेस्ट। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल देख लेते हैं पर्पज़ के। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जिससे कि हम जी सकें। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज़ दौड़ो वरना आप अपनी ट्रेन मिस कर सकते हो, मिस कर दोगे। ये तो ठीक है, ये पर्पज़ हो गया। रिजल्ट में देख लेते हैं। रिजल्ट में हम यूज़ करते हैं सो दैट, सच दैट। सो दैट, सच दैट हम रिजल्ट में यूज़ करते हैं, परिणाम में। जैसे कि ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो इतना वीक है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, ही इज़ सच अ फूल दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, सच इतना फूल है, इतना बेवकूफ़ है वो कि वो कुछ नहीं समझ सकता, वो कुछ नहीं समझता। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है कंडीशन में। अब कंडीशन की बात देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कंडीशन में इफ़, अनलेस और प्रोवाइडेड यूज़ होता है। देखो, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, वो जब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक वह मेहनत नहीं करता। उसके बाद है आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मैंड्स हिज वेज, मैं उसकी मदद करूँगा बशर्ते वह अपनी आदत सुधार ले, हरकतें सुधार ले। ठीक है, नेक्स्ट है मैनर। मैनर में हम यूज़ करते हैं एज इफ़, एज दो, एज फार एज। ये मैनर्स होती है एक तरीके, मतलब मैनर है, ढंग है बात करने का एक। जैसे कि ही स्कोल्ड्स मी एज इफ़ ही वर माई फादर, वो मुझे ऐसे डांट रहा था जैसे वो मेरा पापा हो, मेरे पिताजी हों। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर एक मैनर होता है, बात करने का तरीका होता है, जहाँ पर हम एज इफ़, एज दो, एज फार एज ये सब यूज़ करते हैं। जैसे एज़ फार एज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एज़ फार एज आई नो शी इज़ नॉट अ मॉडल, मैंने अभी यूज़ किया ये वाला सेंटेंस। जहाँ तक मुझे पता है, एज़ फार एज का मतलब होता है जहाँ तक मुझे पता है वह एक मॉडल नहीं है। ठीक है,
नोट करने वाली बात क्या है, अगर एज द अर्थ चूंकि हो, एज का अर्थ चूंकि हो और उसके बाद सो का प्रयोग ना करें, ठीक है। अगर एज का यूज़ हम कर रहे हैं और उसका मतलब जो चूंकि है, ठीक है, तो हम उसके बाद सो का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि एज आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, तो हम यहाँ पे सो नहीं लगाएंगे। एज आई वॉज इल एज आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, सिंपली हमें ये बोलना है यहाँ पर। क्योंकि, जैसे चूंकि बोलते हैं ना, क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए मैं नहीं आ सकी, तो यहाँ पर सो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एज आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, बस सिंपली ये लगाना है आपको। नेक्स्ट है आपका, सिंस के साथ भी सो का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपने बोला सिंस ही इज़ अ लायर सो आई डू नॉट ट्रस्ट हिम। जैसा कि मतलब सिंस का मतलब होता है क्योंकि, जैसा कि मतलब होता है ना, जैसा कि वो एक लायर है, वो एक झूठा है, क्योंकि वो एक लायर है इसलिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। क्योंकि वो एक झूठा है इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर सो लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंस के साथ भी यूज़ नहीं करेंगे हम सो का। देखो कंपैरिजन, कंपैरिजन में हम यूज़ करते हैं एज का, सो एज का और देन का। तो ये कंपैरेटिव में भी आते हैं, आपके कंपैरेटिव डिग्री में भी काम करते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके कंजंक्शन का भी काम कर रहे हैं। देखो, अ वाइज एनिमी इज़ बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड, एक समझदार दुश्मन आप ज़्यादा अच्छा होता है एक बेवकूफ़ फ्रेंड से, ठीक है। तो देन आपका किसका काम कर रहा है, कंपैरिजन का। ही इज़ एज गुड एज शी एट इंग्लिश, तो ये उतना ही इंग्लिश में अच्छा है जितनी ये लड़की है, वह इंग्लिश में अच्छी है, ठीक है। एज गुड एज, तो ये क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया होगा कौन कौन से कंजंक्शन कैसे और कहाँ यूज़ होते हैं। धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये नहीं है आप एक दिन में ही आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। एक बार में कुछ नहीं होता है, बार बार रिवाइज करने पर ही चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे देखो, सो एज का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, सो एज का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में होता है। ज़्यादातर हम सो एज का यूज़ करते हैं नेगेटिव वाक्यों में, जैसे कि ही इज़ नॉट सो गुड एज यू, ठीक है। तो सो एज का यूज़ हम नेगेटिव वाक्यों में करते हैं, ठीक है। ये उतना अच्छा नहीं है जितने ये तुम्हारी तरह अच्छा नहीं है, सिंपली ये बोला है इस सेंटेंस में। किंतु एज का प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में ही कर सकते हैं। एज का यूज़ हम दोनों सेंटेंसेस में कर सकते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, लेकिन सो एज का यूज़ हम नेगेटिव में ही करते हैं। जैसे कि ही इज़ एज गुड एज यू, दूसरा है ही इज़ नॉट एज गुड एज यू, ठीक है। तो एज का यूज़ हम दोनों में कर सकते हैं। अब देखते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब यहाँ पर हो गया अंतर। कॉन्ट्रास्ट मतलब आपका होता है अंतर जैसे कि हाउ एवर, आई ट्राइड वेरी हार्ड हाउ एवर आई कुड नॉट विन द रेस। इसमें क्या होता है कि हालांकि होता है, हालांकि देखो मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई किया, अपना बेस्ट दिया, हालांकि मतलब मैं फिर भी नहीं जीत पाई, फिर भी आई कुड नॉट विन द रेस, ठीक है। तो यहाँ, ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। मतलब हाउ एवर का मतलब होता है तो भी मैं नहीं जीत पाई, ठीक है। मतलब मैंने बहुत हार्ड ट्राई किया फिर भी मैं नहीं जीत पाई, तो भी या फिर भी, ठीक है। अब हम देखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। थर्ड टाइप देखेंगे हम थोड़ा सा, कोरिलेटिव कंजंक्शंस कैसे होते हैं। जैसे कि जो कंजंक्शंस जोड़े यानी कि पेयर में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कोरिलेटिव यानी कि संकेत बोधक कहते हैं। जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, दो, येट, वेदर और। तो जो पेयर में यूज़ हो रहे हैं ना वो सभी आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि नीदर हिज फ्रेंड नॉर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज एविल इंटेंशन, ना तो उसके दोस्तों को पता था ना उसके पेरेंट्स को पता था उसकी गलत इरादों के बारे में, ठीक है। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे वेदर और का यूज़ क्यों करते हैं। तो वेदर, नीदर नॉर तो आपको पता ही है, ना तो उसको पता था ना तो उसको। वेदर और का मतलब होता है या तो ये ना या तो वो, ठीक है। अब देखते हैं कंपाउंड कंजंक्शन, ये क्या होते हैं। कंपाउंड कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन जब शब्दों का समूह हो तो कंपाउंड कंजंक्शन कहलाते हैं। जब पूरे शब्दों का समूह बन जाए, जैसे कि इन ऑर्डर दैट, इन ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, ये सभी क्या है पूरे ग्रुप में आ रहे हैं, कंपाउंड एक सेंटेंस की तरह आ रहे हैं, ठीक है। शब्दों का समूह बन के आ रहे हैं, तो ये क्या है आपके कंपाउंड कंजंक्शन है। जैसे कि इन ऑर्डर दैट का मतलब है द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन ऑर्डर दैट, मतलब इसके एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है।
जो अनाउंसमेंट की गई वो इसलिए की गई कि सब लोगों को पता लग जाए एग्ज़ाम की डेट। इसका मतलब ये है। ऑन कंडीशन दैट आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट यू विल नॉट मिस यूज़ इट। मतलब कंडीशन दे रखी है यहाँ पे कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा पर इस कंडीशन पर दूंगा आप उसका मिसयूज़ नहीं करोगे पैसे का, ठीक है। इवन इफ़ का मतलब है शी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ़ शी फेसेस सम इनिशियल फेलर्स। इवन इफ़ का मतलब के बावजूद, है ना, किसी भी हालात में, जैसे कि वो सक्सेस करेगी, अपनी लाइफ में सक्सेस होगी, चाहे उसकी लाइफ में कितने मतलब इवन इफ का मतलब है चाहे उसे कितने भी इनिशियल फेलर्स, मतलब चाहे उसे इनिशियल फेलर्स जो हैं, आप समझ गए ना। इनिशियल फेलर्स मतलब शुरुआत में कुछ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो उसी के बारे में इसने बोला है। अगर वो शुरुआत में उसको फेलर्स भी फेस करने पड़ेंगे तो भी वो लाइफ में जीतेगी, ठीक है, सक्सेस होगी। सो दैट का मतलब ये है वी ईट। मैं आपको सच बताऊँ, ये मैं बहुत टाइम बाद ये चैप्टर कर रही हूँ। कंजंक्शन में बहुत ही ज़्यादा मेरे को पर्सनली थोड़ा सा बोरिंग लगता था, और मैं बहुत टाइम बाद इस चैप्टर को कर रही हूँ। मैं जब भी मैं पढ़ती हूँ तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना, मैं वो कर लेती थी पहले, लेकिन मुझे अब पता चला कि एग्ज़ाम में ना कंजंक्शन से जो है क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं बहुत टाइम बाद इस चैप्टर को देख रही हूँ, तो सच बताऊँ तो ये मेरे लिए अभी बहुत टाइम बाद, तो मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इससे पहले इसको देख कर नहीं बैठी हूँ, कुछ भी ये नहीं है। मैंने जब पहले पढ़ा था तभी पढ़ा था मैंने इसको। तो हो सकता है कुछ सेंटेंसेस मुझे बताने में आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही हो, बट मैं आपको गलत नहीं बताऊँगी, इस चीज़ की मैं श्योरिटी देती हूँ आपको, ठीक है। बाकी मैं इंसान हूँ, छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन मेरी तरफ से मैं आप लोगों को गलत गाइड नहीं करूँगी, बिल्कुल भी गलत चीज़ें नहीं बताऊँगी इसमें, ठीक है। शी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ शी फेसेस, ये मैंने आपको बता दिया। सो दैट में क्या होता है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जिससे कि हम जी सकें। तो सो दैट का मतलब होता है जिससे कि। प्रोवाइडेड दैट, अभी देखा ना हमने, प्रोवाइडेड दैट मतलब होता है बशर्ते। यू कैन टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी। आप कोई भी ड्रेस ले सकते हो, बशर्ते आप इसको बाद में, पार्टी के बाद मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। इसमें ये बोला गया है, मतलब ये मैं आपको एक सिंपल तरीके से सेंटेंस का मतलब बता रही हूँ। एज दो का क्या मतलब है, ही शोज ऑफ एज दो ही वर अ किंग, मतलब इस जैसे कि, एज दो मतलब होता है जैसे कि, वो ऐसे शो ऑफ करता है जैसे वो कहीं का राजा हो। एज वेल एज राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज़ कम टू द पार्टी, राम साथ ही साथ उसके दोस्त पार्टी में आए, ठीक है, पार्टी में आए हैं। तो एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। एज सुन एज का मतलब होता है द फार्मर्स विल सो द सीड्स एज सुन एज इट रेन्स, मतलब एज सुन एज मतलब जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो जैसे कि मतलब फार्मर जो हैं वो क्या करेंगे, किसान जो हैं बीज बोएंगे एज सुन एज इट रेन्स, जैसे ही बारिश आएगी। एज सुन एज मतलब जैसे ही बारिश आएगी किसान जो हैं वो बीज बोना शुरू कर देंगे। एज इफ़ मतलब जैसे कि ही स्कोल्ड्स मी एज इफ़ ही वर माई फादर, वो मुझे ऐसे डांटता है जैसे वो मेरे पिता हों, ठीक है, मेरे पिताजी हों, ठीक है। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रही होंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम चीज़ें समझ जाते हैं लेकिन हम समझा नहीं पाते हैं, ये होता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं चीज़ें समझ तो जाती हूँ पढ़ के, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, सामने वाले को समझाना, ये थोड़ा सा हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक होता है थोड़ा सा। बट आई होप मैंने आपको बताया होगा सही से, आप समझ गए होंगे। सॉरी, आज ये स्क्रीन फुल क्यों नहीं हो रही है, हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आगे की चीज़ देख लेते हैं, कंजंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी देख लेते हैं फटाफट से, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। रूल 1, एंड एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके रूल्स देख लेते हैं। इन चारों कंजंक्शन का प्रयोग नाउन, प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन जहाँ तक एडजेक्टिव का प्रश्न है, ये सिर्फ दो डिज़ायरेबल एडजेक्टिव को या फिर दो अंडरस्टैंडेबल एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, ठीक है, दो डिज़ायरेबल एडजेक्टिव को या फिर अंडरस्टैंडेबल एडजेक्टिव को। तो आपको पता चल गया होगा, नाउन और प्रोनाउन को ही जोड़ते हैं सारे जो भी हमने देखे हैं ऊपर। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, एडजेक्टिव की अगर बात करें तो देखो, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर दो डिज़ायरेबल एडजेक्टिव हैं। ही इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी, यानी कि दो चीज़ बता रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, साथ ही साथ ये भी है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। ये दोनों है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है। दूसरे में उन्होंने बोला है ये सिर्फ डिसऑनेस्ट बेईमान नहीं है, ये लेजी आलसी भी है, ठीक है। रूल 2 देख लेते हैं।
तो बोथ एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो को कैसे यूज़ करते हैं आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे आराम से। ठीक है। रूल 2, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विद, अलॉन्ग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, इन, एकम्पनीड बाय से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। देखो जब भी हम दो सब्जेक्ट को इनके साथ जोड़ रहे हैं, जितने भी हमने भी कंजंक्शन देखे हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। तो अब देखो एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब उसके दोस्त भी आ रहे हैं, राम और उसके साथ ही साथ उसके दोस्त आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एज वेल एज आ गया ना, तो हम जो यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे ना, इज़ करेंगे, राम के हिसाब से करेंगे। ठीक है, हम राम को लेंगे, जैसे कि ही एंड नॉट हिज फ्रेंड इज़ गिल्टी। तो एंड नॉट हमने देखा ना, ऊपर जितने भी कंजंक्शन हमने पढ़े हैं उसमें क्या होगा कि हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही लेंगे। तो ही क्या है, ही के साथ हम इज़ लगाते हैं, तो ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज़ गिल्टी। ठीक है, ना तो वो ना उसके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी गिल्टी हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जितने भी ऊपर हमने कंजंक्शन देखे हैं यहाँ पर ऊपर, ये सभी जब आते हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे आपको देखने में लगेगा नहीं यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, बट नहीं, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही यूज़ करनी है। रूल 3, कई बार कंजंक्शन गलत स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। देख रहे हो आप, यहाँ पर यूज़ कर लिया हमने ना, उसने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को चीट किया बल्कि अपने पेरेंट्स को भी चीट किया। बट यहाँ पर गलती क्या की है, देखो ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स। तो देख रहे हो, तो ये नहीं कि हमेशा नॉट ओनली पहले ही आएगा। ठीक है, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, यानी कि नाउन के पहले आएगा नॉट ओनली, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। दो नाउन आ रहे हैं ना यहाँ पे, हिज पेरेंट्स और हिज फ्रेंड्स, तो उनके पहले ही आएंगे। नॉट ओनली भी पहले नाउन के पहले आएगा और बट ऑल्सो दूसरे नाउन के पहले आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, ये बोल रहे हैं इस वाक्य में हिज फ्रेंड्स हिज पेरेंट्स दो विकल्प हैं। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स के पहले प्रयोग करें और बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स के पहले करें। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण, सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे। इसमें क्या बोल रहे हैं, या तो आप शांति से बैठो या चले जाओ। इसमें गलती क्या करी है इन्होंने, नीदर द पुअर, ठीक है, सॉरी, हाँ देखो यहाँ पे गलती क्या करी है इन्होंने, अभी हम देखेंगे यहाँ पर हमने क्या गलती करी है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो अभी ये वाला सेंटेंस हमने ऊपर भी पढ़ा था, नीदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। देखो दोनों वाक्य गलत हैं, क्योंकि कंजंक्शन जब जोड़े में हो तो कोरिलेटिव, तो उनका प्रयोग वाक्य के मौजूद विकल्प के ठीक पहले होना चाहिए। जैसे कि ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे। देखो हमारा मेन मकसद क्या है, या तो बैठो या जाओ, तो बैठो से पहले आएगा ईदर और जाने से पहले आएगा और। तो मेन वर्ब जो हमारे मेन मोटिव है ना सेंटेंस को बोलने का, उससे पहले ही हमारा ईदर और आएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप इसमें क्या बोला गया, क्योंकि बोला है या तो बैठो, तो या तो बैठो ईदर सिट क्वाइटली और गो। ठीक है, द पुअर विलेजर्स नीदर ग्रो, जो पुअर विलेजर्स हैं ना तो वो ग्रो करते हैं और ना सब्जियां खाते हैं। जो पुअर विलेजर्स हैं ना तो वो सब्जियां उगा रहे हैं ना सब्जियां खा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो, ना तो ग्रो कर रहे हैं तो नीदर नॉर ईट के साथ लगाएंगे, ना उगा रहे हैं ना खा रहे हैं। रूल 4 देख लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये जो सेंटेंसेस है ना, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनको 3-4 बार आप जब रिवाइज करेंगे ना, तो आपको अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस टाइप से ये सेंटेंसेस बनते हैं। जब आपके सामने ऐसा सेंटेंस आएगा ना, जैसे ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस, जब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आप देखते ही बता देंगे अरे ये सेंटेंस तो गलत है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और यही हमें एग्जाम में करना होता है। और कोई भी चीज़ हमें एकदम से नहीं आती है, मैंने आपको बताया थोड़ा टाइम लगता है। ओ डैम, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल 4 देख लेते हैं। रूल 4, कंजंक्शन जब जोड़े में हो तो जोड़ा सही होना चाहिए। कंजंक्शन जब जोड़े में हो तो जोड़ा सही होना चाहिए। जैसे कि दो, येट, ऑल्दो, येट, नो सूनर देन। देखो दो के साथ येट आएगा, ऑल्दो के साथ भी येट आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आएगा, एज के साथ एज, सो के साथ एज, लेस्ट के साथ शुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, टू, कभी कभी क्या होता है लेस्ट के साथ शुड नहीं आता, सिर्फ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो उसको गलत नहीं समझना है। टू के साथ टू आएगा, सो के साथ दैट आ जाएगा, बिटवीन, एंड, फ्रॉम, टू, एल्स, बट। तो आपको ये पेयर याद रखने पड़ेंगे कि कोई भी सेंटेंस बन रहा है तो ये पेयर बनने चाहिए। ठीक है, अदर, रेदर,
अदर के साथ भी देन लगेगा, रदर के साथ भी देन लगेगा, सच के साथ दैट लगेगा और सच के साथ सच एज भी लगेगा, ठीक है। वेदर और द सेम दैट, द सेम एज, ठीक है। सच दैट भी हो सकता है, सच एज भी हो सकता है, द सेम दैट भी हो सकता है, द सेम एज भी हो सकता है। बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, डाउट, डाउट इफ़ या डाउट वेदर, डाउट दैट। तो ये पेयर होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी छू मंतर की जाड़ जादू की छड़ी है और आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे ये, और ये सब करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और आप समझ जाएंगे हमने जो ऊपर पढ़ा है। दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, हमने क्या करा, दो के साथ हमारा क्या आएगा, येट आएगा, यहाँ पे बट लगा दिया। दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, ये करेक्ट है। देखो ही इज़ बोथ, आप इनकरेक्ट वाला सेंटेंस देखो ही मत, आप करेक्ट वाला देखो। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस, ठीक है। द पार्टी इज़ बिटवीन, बिटवीन के साथ हम क्या लगाते हैं, टू, बिटवीन 7 PM टू 9 PM। और इनके मतलब आपको पता ही होंगे, सिंपल सा मतलब, सिंपल से सेंटेंसेस है ये, मैं हिंदी नहीं बता रही। द पार्टी इज़ फ्रॉम 7 PM टू 9 PM। आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ, ये गलत है। आई हैव नो अदर एम दैन, क्योंकि नो अदर के साथ हम दैन लगाते हैं। नो अदर एम दैन टू सक्सीड इन लाइफ। नथिंग एल्स बट, एल्स के साथ बट लगाएंगे, नथिंग एल्स बट एरोगेंस रूंड हिम, ठीक है। कुछ और नहीं, उसके घमंड ने ही उसको जो है बर्बाद किया है। सॉरी, मैंने आपको मैंने बता दिया कि क्या पता ना समझ में आए थोड़ा सा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज कमिंग और नॉट, वो मुझसे पूछ रहा था, इफ़ के साथ हम और लगाएंगे तो क्या, या मैं ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि मैं आ रही हूँ या नहीं, ठीक है। ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट, देखो ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि हमने देखा ही आस्क्ड मी वेदर, और यहाँ पे इफ़ और नहीं लगेगा, यहाँ पे वेदर के साथ और लगता है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा, वेदर के साथ और लगता है, ठीक है। अब रूल 5 देखेंगे हम यहाँ पे। सो दैट, टू दैट, सॉरी टू टू, सो के साथ दैट लगेगा, टू के साथ टू लगेगा। देखो इसका मतलब होता है इतना कि, आई एम सो हैप्पी गलत है, आई एम वेरी हैप्पी ये करेक्ट होता है। पहली बात तो आई एम सो हैप्पी जो होता है थोड़ा ये सही नहीं होता है सेंटेंस, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे से आप अगर आई एम सो हैप्पी बोल रहे हो तो, हालांकि बोलचाल में हम थोड़ी रॉन्ग इंग्लिश बोल लेते हैं कूल दिखने के लिए, बट ग्रामेटिकली आपका जो है वो इनकरेक्ट होता है। देखो ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, सो दैट के स्थान पर टू टू लगाएं। ही इज़ टू टायर्ड टू, ही इज़ ही इज़ टू टायर्ड, सॉरी देखो ये क्या बोला इन्होंने कि सो दैट के जगह पर हम टू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर टू का भी अगर वाक्य में नॉट हो तो, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या नाम है नॉट होता, नेगेटिव सेंटेंस में हम ज़्यादातर यानी कि हम टू टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, ठीक है। देखो इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, ये मतलब यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बाहर जाने लायक नहीं है, ठीक है। आई होप सेंटेंस आप समझ रहे होंगे, सेंटेंस एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान नहीं है बट आप समझ रहे होंगे। इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, तो आप देख रहे हो सो दैट टू टू, जहाँ पर हम टू टू का यूज़ कर रहे हैं ना वहाँ पे हम सो दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, शी इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है। दोनों ही तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अब समझ तो गए होंगे कि वो इतनी वीक है, इतना कि इतना, है ना, वो इतनी वीक है कि वो चल नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, यहाँ इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता, ये सब इनका मतलब है सेंटेंसेस का। देखो दिस प्रॉब्लम इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व इट, ये जो प्रॉब्लम है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता। दिस प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर एवरी वन टू सॉल्व, ठीक है। तो दोनों तरीके से ही हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर टू सॉल्व के पहले फॉर एनी वन का उल्लेख नहीं किया जाए तो सॉल्व का सब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व का सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, और वाक्य का अर्थ गलत निकलेगा। ध्यान रहे अगर दैट के बाद सब्जेक्ट परिवर्तित हो जाए तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले सेकंड सब्जेक्ट का उल्लेख होना आवश्यक है, तो सेकंड सब्जेक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कब, अगर सब्जेक्ट परिवर्तित हो जाए तो। अभी तो सेम ही चल रहा था ऊपर, तो हमने सेंटेंस जो देखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। देखो यहाँ पर देखो आप, इट इज़ सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय इट,
ये इतना एक्सपेंसिव है कि मैं इसे ख़रीद नहीं सकती, इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टू इट इज़ टू एक्सपेंसिव, किसी चीज़ की बात हो रही है जो महंगी है, लेकिन किसके लिए पॉसिबल नहीं है खरीदने के लिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे फॉर मी लगाया है, फॉर मी टू बाय। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है सेंटेंसेस का, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सेंटेंसेस को जो हम इसमें रूल्स में दिए गए होते हैं, इन सेंटेंसेस को बार बार रिवाइज करें, बार बार देखें कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, तो अपने आप ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आपको किसी भी रूल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रूल से क्या होगा, कितना कब तक रट्टे मारोगे आप, है ना। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आपको किसी भी रूल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो दूसरा तरीका, वाक्य 3 और 4 में अगर हम वाक्य के दूसरे भाग को पैसिव वॉइस में लिखें तो कर्ता का उल्लेख बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। तब सेकंड सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट से भिन्न है बाय प्लस सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा और वाक्य का अर्थ सही निकलेगा। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनफाइनाइटिव एक्टिव वॉइस, 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, ये हम कर चुके हैं लास्ट चैप्टर्स में अच्छे से। फोर्थ, दिस प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में है, टू बी सॉल्व्ड। और यहाँ पे देखो इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट बाय मी। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना टू का, टू का जो यूज़ कर रहे हैं, ये हम पैसिव वॉइस में कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली ये बताया हुआ है इसमें। ठीक है, पैसिव वॉइस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रूल 6 देख लेते हैं। नीदर नॉर, दो में से एक भी नहीं। नीदर नॉर हम यूज़ करते हैं, दो ऑप्शन है, दोनों में से एक भी नहीं। ईदर और, दोनों में से एक। पहले हम नीदर नॉर का एग्जांपल देखते हैं। नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम, ना तो राम आया ना श्याम आया। ठीक है, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम, ना तो राम ना ही उसके फ्रेंड्स आए। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर हमने जो पहले देखा था, जब हम कंजंक्शन लगा रहे थे एंड वाला, अलॉन्ग विद वाला, सॉरी, जो कंजंक्शन दे हमने ऊपर देखे थे, उनमें हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वर्ब लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है नीदर नॉर और ईदर और में हम जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। देखो यहाँ पे शाम था सिंगुलर, तो हमने हैज़ लगाया। यहाँ पे हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हमने हैव लगाया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हैज़ राम और हिज फ्रेंड्स कम। ठीक है, तो देख रहे हो हैज़ राम और हिज फ्रेंड्स कम, तो यहाँ भी हमने हिज फ्रेंड्स के हिसाब से कम लगाया है, वरना हम क्या लगाते, कम्स लगाते। सॉरी, ये तो हमारा परफेक्ट में है तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, ये अलग, ये केस ही अलग है आपका। ठीक है, हमने ईदर नॉर और ईदर और, नॉर और ये से जोड़ा। देखो यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर, ईदर और, नॉर या और से जोड़ा जाए तो वर्ब अपने से नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, तो वर्ब जो होगा अपने से नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, देखो अब राम के नज़दीक क्या है, जो हैज़ है वो किसके नज़दीक है, राम के नज़दीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इंटेरोगेटिव बन रहा है। तो आप ये देखो हम यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं लगाएंगे, अगर हिज फ्रेंड्स के हिसाब से लगाते तो हैव लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने बोला नियरेस्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या होगा, राम के पास लगेगा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हमने जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया, राम के हिसाब से हैज़ लगाया है। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कन्फ्यूज़ करने वाली हैं, बट आप 2-3 बार देखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, अपने आप क्लियर हो जाएगी। आप खुद से उस चीज़ को रीड करने की कोशिश करो। रूल 7, नीदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक भी नहीं। ठीक है, नीदर में ऑफ का मतलब है दोनों में से एक भी नहीं। नीदर ऑफ, अगर दो से अधिक मौजूद हो तो नन ऑफ का यूज़ करेंगे। दो की बात होती है तो नीदर ऑफ, दो से ज़्यादा की बात होती है नन ऑफ। ईदर ऑफ का मतलब है दो में से एक, अगर दो से अधिक हो तो नन, हम वन ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो नीदर ऑफ हिज फोर फ्रेंड्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो नीदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, उसके चार, लेकिन यहाँ पर नीदर ऑफ नहीं आएगा क्योंकि चार बेटों की बात हो रही है। हमने क्या बोला, जब दो से ज़्यादा की बात होती है तो हम नन ऑफ यूज़ करते हैं, तो नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, ये करेक्ट है, उसके चारों बेटों में से किसी ने उसकी का ध्यान नहीं रखा। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ, तो इसमें किसी एक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूरी क्लास में से चुनना है, सिर्फ दो की बात हो रही होती तो ईदर लगाते हम। तो अब लगाएंगे हम वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ, आपकी ही क्लास में से किसी एक बच्चे का ये काम है जिसने ये मिसचीफ गलत काम किया है। देखो अब रूल 8 में क्या है, एज सुन एज, जैसे ही वैसे ही। एज सुन एज ही विल कम आई विल कॉल यू अप, ये गलत है, क्यों, यहाँ पे गलती क्या है,
यहाँ पर दोनों ही आप देख रहे हो, दोनों ही सेंटेंसेस आपका फ्यूचर टेंस में बने हुए हैं, दोनों फ्यूचर टेंस में नहीं आएंगे, पहला आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, एज सुन एज ही कम्स आई विल कॉल यू अप। ठीक है, ये याद रखना है। एज सुन एज के साथ जो पहला सेंटेंस बनेगा आपका वो इंडेफिनिट में बनेगा, दूसरा फ्यूचर में। देखो जैसे अगर दो कार्य भविष्य में हैं, एक के बाद एक हों और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, तो पहला जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो अगर दोनों ही काम आपके फ्यूचर में हो रहे हैं तो दोनों में विल नहीं लगेगा, पहला आपका जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सिंपली ये बोला है इसमें। देखो रूल 9 देखते हैं। इफ़ वैन का जोड़ा देन नहीं होता, इफ़ और वैन का जोड़ा देन नहीं होता, वैन आई कम आई विल मीट यू, जब मैं आऊँगा तब आपसे मिलूँगा। तो अब यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ भी विल लगा दोगे, जब भी हम दो फ्यूचर टेंस लगाते हैं तो एक पहला जो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, दूसरा हमारा फ्यूचर में बनता है। ठीक है, दोनों में हम विल नहीं लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे इफ़ आई कम देन आई विल मीट यू, नहीं, इफ़ आई कम आई विल मीट यू, सिंपल। इसी प्रकार सिंस एज बिकॉज के साथ सो देयर फोर हैंस दैट्स वाई का प्रयोग नहीं होता है। सिंस एज बिकॉज ये हमारे अलग से सिंपली लगते हैं, जैसे कि सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, क्योंकि मैं बिजी थी, सॉरी क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। ऐसे ही एज यू सो शैल यू रीप में एज के साथ सो का प्रयोग होता है, जैसे कि एज यू सो, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे, तो इसमें ये बोला हुआ है। तो एज यू सो, तो एज के साथ सो का यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ऊपर देखा था ना एज के साथ सो का यूज़ होता है। रूल 10 देखते हैं। नो सूनर देन, हार्डली वैन, स्कार्सली वैन, ये हम देख चुके हैं, पेयर होते हैं। नोट, इन तीनों कोरिलेटिव में जोड़ा सही होना चाहिए। आपको नो सूनर के साथ देन लगाना है और हार्डली स्कार्सली के साथ वैन लगाना है। ठीक है, कभी भी भूलना नहीं है। नो सूनर डिड ही सी मी वैन ही रैन अवे, वैन हटाकर देन लगाना है। ठीक है, नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। ये सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसका जो फॉर्मेट होता है, इसमें हैड क्यों आया है, डिड क्यों आया है, पहले ये मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ लास्ट चैप्टर्स में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखो इन यानी कि आपको सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है, नो सूनर के साथ देन आएगा, क्योंकि जहाँ पर नो सूनर आया ना वहाँ पर वही आपका स्पॉट द एरर बनेगा आपका। ठीक है, नो सूनर के साथ देन आएगा, हार्डली और स्कार्सली के साथ वैन आएगा। ठीक है, अगर वाक्य की शुरुआत हार्डली और स्कार्सली से हो तो उसके बाद वाक्य का फॉर्मेशन इन्वर्जन में होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ इन्वर्जन चैप्टर में अच्छे से। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और डिड या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इससे वाक्य प्रश्न नहीं बन जाता है। मतलब हम बचपन से क्या पढ़ते आए हैं जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं कि जब डिड या हैड पहले आ गया तो ये वो जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। बट नो सूनर दैन के केस में, स्कार्सली वैन के केस में ये जो है आपका इंटेरोगेटिव नहीं होता, सेंटेंस अफर्मेटिव ही रहता है। देखो, हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो फर्स्ट सेंटेंस में रॉन्ग क्या है, आपको ये देखना है। यहाँ पर वैन लगा दिया है, देखो हार्डली आई सॉ हिम नहीं, आपका डिड लगेगा और हैड लगेगा। आपको इन सेंटेंसेस में याद रखना है, हार्डली वालों में और नो सूनर वालों में, स्कार्सली वालों में, कि हार्डली में डिड आएगा, नो सूनर के साथ भी डिड या हैड आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस शुरू होंगे ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव की तरह स्टार्ट होते हैं, जो आपके नो सूनर वाले, हार्डली वैन वाले। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला, हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार, मैंने उसे मुश्किल से ही देखा था जब मैंने कार रोकी थी। ठीक है, तो ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है बनते हैं, बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है और कुछ भी नहीं है। रूल 11 देखते हैं। लेस्ट, शुड और एल्स अदरवाइज। देखो सही जोड़े का प्रयोग करें। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, नहीं, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होगा, तेज़ दौड़ो वरना ट्रेन मिस कर दोगे आप। ठीक है, देखो रूल 12, अनलेस अनटिल टिल, इसके लिए क्या रूल है, अनटिल अनलेस का में फ़र्क है कि अनटिल समय सूचक है, अनटिल समय सूचक है और अनलेस शर्त सूचक है। जैसे कि अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, जब तक लाइट रेड नहीं हो जाती कोई भी इंसान नहीं रुकेगा। ठीक है, कोई भी नहीं रुकेगा। तो इसमें क्या बोला है, अनटिल समय सूचक है, समय बताता है, और अनलेस बताता है शर्त। अनलेस जब, ठीक है, तो ये टाइम बता रहा है,
अनलेस क्या बताता है, शर्त, कि जब तक तुम ये नहीं कर लोगे तब तक ऐसा नहीं होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे जब तक आप सक्सेस नहीं होगे लाइफ में, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं होगे। ठीक है, अब देखो, हम टिल से वाक्य की शुरुआत नहीं करते, टिल से कभी भी वाक्य की शुरुआत ना करें। टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड, टिल को हटा के हम अनटिल का यूज़ कर देंगे। अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड, ठीक है। रूल 3 देख लेते हैं अब हम। अनटिल अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। देखो, हमने देखा था ना ऊपर अभी सेंटेंस, ये गलत है। देखो, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन, देखो ऐसा नहीं होगा। अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन, ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, हम सिर्फ इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में अगर अनटिल यूज़ हो गया तो नॉट का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नोट करने वाली बात है, अनटिल और अनलेस वाले भाग में विल, वुड और शुड का, सॉरी, विल, वुड और शैल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जहाँ अनटिल और अनलेस यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे विल, वुड और शुड यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप, जब तक गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती है करप्शन नहीं रुकेगा। ये सेंटेंस में क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर, देखो, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, यहाँ पर अनलेस आ गया तो नॉट क्यों लगाया है, नहीं लगाएंगे। अनलेस और अनटिल के साथ हम उस सेंटेंस में नॉट नहीं लगाएंगे। करप्शन विल नॉट स्टॉप, ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया कॉमा लगने के बाद, तो यहाँ लगा सकते हैं। नेक्स्ट, नोट करने वाली बात है, कई बार शब्दों पर जोर देने के लिए कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ किया जाता है, हालांकि दोनों का अर्थ लगभग एक ही होता है। अनलेस एंड अनटिल, किसी भी सेंटेंस पे जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, दो दो चीज़ यूज़ कर लेते हैं एक साथ, जैसे कि अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड। अब हम किसी को बहुत जोर दे के बोल रहे हैं, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे जब तक तुम नहीं जीतोगे लाइफ में, सक्सेसफुल नहीं होगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कॉमोडिटी वॉज ओवर एंड अबव द MRP, जितनी भी सेलिंग प्राइस था कॉमोडिटी का वो ओवर द अबव, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर था MRP के, ठीक है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज़ टू रेस्पेक्ट कंट्री, रेस्पेक्ट हिज कंट्री। तो किसी भी सिटीजन की ड्यूटी होती है, पहली, सबसे पहली और टॉप ड्यूटी होती है, फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है कि वो अपने कंट्री की रेस्पेक्ट करे। तो हम ये बात जोर दे के बोल रहे हैं, ईच एंड एवरी, हर एक स्टूडेंट मस्ट टेक द एग्ज़ाम, हर एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम लेना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे हम ये जो डबल डबल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कंजक्शन, ये यूज़ करते हैं सेंटेंस पे जोर देने के लिए। नेक्स्ट, रूल 14, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ये मैंने कैप्चर करने में इसको लगता है थोड़ा जल्दबाजी कर दी, ठीक है। रूल 14, डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ़ वेदर का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद दैट का यूज़ होता है। देखो, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा डाउट के बाद, डाउट के बाद इफ़ या वेदर। और अगर इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो डाउट के बाद दैट का यूज़ होगा। जैसे कि डाउटफुल के बाद भी अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ़ वेदर का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डाउटफुल के बाद दैट का प्रयोग होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो कैसे, देखो, डाउट इफ़ वेदर, डाउटफुल इफ़ वेदर, डाउट दैट, डाउटफुल दैट। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये सेम रहेगा, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें भी ये सेम रहेगा। देखो क्या बोला है, सेंटेंस के एग्जाम्पल से देखो। ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम, ही डाउट्स इफ़ या वेदर, हम वेदर लगा लेते हैं, ही डाउट्स वेदर शी विल हेल्प हिम। तो ये अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इफ़ या वेदर लगाएंगे डाउट के साथ। आई हैव नो डाउट इफ़ वेदर ही विल हेल्प, ही विल चीट मी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नो डाउट, तो नो लग गया तो नेगेटिव है। तो आई हैव नो डाउट दैट, तो नो डाउट के साथ दैट लगेगा अगर नेगेटिव है तो, डाउट दैट ही विल चीट मी, ठीक है। आई एम डाउटफुल वेदर माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी, मैं डाउटफुल हूँ, क्या ये पता नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे जाने देंगे पार्टी में या नहीं। तो आपको बस, आपको इन चीज़ में पता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस बेसिकली याद रखना है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो डाउट के साथ इफ़ या वेदर लगेगा, या डाउटफुल हो या डाउट हो कोई भी हो उसके साथ इफ़ या वेदर लगेगा। और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपका डाउट या डाउटफुल के साथ दैट लगेगा, बस ये याद रखना है। डाउट हो या डाउटफुल हो, डाउट हो या डाउटफुल हो, दोनों के लिए सेम रूल है, ठीक है। देखो,
ही इज़ नॉट डाउटफुल दैट आई विल फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम। यहाँ पे नॉट लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया, इसलिए आई डाउटफुल के बाद दैट का यूज़ किया है हमने। ठीक है, बस आपको इतना देखना है, याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। रूल 15 को अगर हम देखें, द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउंस दैट या एज का प्रयोग होता है। द सेम के बाद हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का या एज का। द सेम के बाद दैट का प्रयोग होता है जब इसके बाद वर्ब स्पष्ट हो। ठीक है, वर्ब स्पष्ट होगी तो दैट का यूज़ करेंगे, स्पष्ट ना हो तो एज का। जैसे कि दिस इज़ द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। दिस इज़ द सेम बुक दैट मेट मी सॉरी दिस इज़ द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट। ये वही लड़का है जो मुझे मार्केट में मिला था। तो जब हमें पता है कि हमें वर्ब, देख रहे हो, मतलब कि दैट के बाद अगर वर्ब है तो हम दैट लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम एज लगाएंगे। किंतु द सेम के बाद एज का प्रयोग तब होता है जब वर्ब स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि दिस इज़ द सेम बुक एज माइन। यहाँ पर पता ही नहीं है वर्ब, तो हमने क्या बोला, ये बिल्कुल वही बुक है जो जैसे मेरी है। ठीक है, एज के बाद वर्ब का स्पष्ट रूप नहीं है, इसलिए हमने एज माइन लगा दिया। ठीक है, अब हम रूल 16 देखेंगे। एज सो एज का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। एज का प्रयोग पॉजिटिव या नेगेटिव वाक्यों में होता है। ठीक है, दोनों में ही होता है, एज का, सो एज का। ठीक है, होता है। सो एज का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव में होता है। देखो, एज का प्रयोग तो हम दोनों में कर सकते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग हम नेगेटिव में करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। एग्जाम्पल देखो, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू, पॉजिटिव सेंटेंस है। ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, ये नेगेटिव सेंटेंस है। दोनों में हमने एज का यूज़ किया, लेकिन सो एज का यूज़ हम नेगेटिव में करेंगे सिर्फ। ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू। ठीक है, ये उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितने आप हो। ठीक है, इतने सिंपल सेंटेंसेस की हिंदी तो आपको वैसे पता ही होगी, आई बिलीव। ठीक है, एज सो एज के साथ एडवर्ब एडजेक्टिव के सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो, जब एज या सो एज के साथ जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव के सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है। ठीक है, हम कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं एज और सो एज के साथ। आपको याद रखना है, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिग्री। देखो, ही रैन एज फास्टर एज ही कुड, वो जितना तेज़ दौड़ सकता था उतना तेज़ दौड़ा। ही इज़ एज बेटर एज यू, बेटर नहीं लगाएंगे हम, गुड लगाएंगे, क्योंकि बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, और हम एज सो एज के साथ क्या लगाते हैं? पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। ये आपको याद रखना है, गुड लगाएंगे। और डिग्रीज़ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। ठीक है, डिग्रीज़ के बारे में हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी, और जो जितनी भी वीडियोस चल रही हैं आपको हेल्प कर रही होंगी एग्ज़ाम के लिए। अब सीजीएल भी आ रहा है आप लोगों का, और सीपीओ का भी मेंस आएगा, तो इंग्लिश आपकी 200 नंबर की रहेगी, तो बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए। और स्पॉटिंग द एरर जो है आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं PDF प्रोवाइड कराती हूँ टेलीग्राम पे, उसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जो है इसकी प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, जो इसकी जो है ना स्पॉटिंग द एरर वाली, ज़रूर लगाएं। ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद कि आपने क्या सीखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।